विद्यार्थी सुप्रभात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मगध के उत्थान के बारे में, जो कि हर्यक वंश के नेतृत्व में शुरू हुआ था। हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार के बारे में मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था, जो कि 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और जिसने अपने वैवाहिक संबंधों और कूटनीति, मैत्री संबंधों और विजय नीति के द्वारा मगध का साम्राज्य का विस्तार किया। और उसका जो प्रशासन है वह काफ़ी विकसित था और उसने प्रशासनिक पदों पर अनेक योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया। साथ ही उसने प्रांतीय शासन व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया। उसने अपने राज्य को अनेक प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतपति के पद पर प्राय राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। प्रांतों को पर्याप्त स्वायत्तता भी प्रदान की गई थी। प्रांत गांव में विभक्त थे। गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। गांवों और शहरों में अधिकारियों को शासन में पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त थी और गांव का प्रबंध ग्राम सभाएं करती थीं। इसके अलावा बिंबिसार के द्वारा प्रजा के कल्याणकारी कार्य भी किए गए। उसके द्वारा किए गए लोकहित कार्य जो है निम्न प्रकार है। बिंबिसार ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कदम उठाए। उसने यातायात के साधनों को सुधारने का प्रयास किया और अनेक सड़कों का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया। जब मगध की प्राचीन राजधानी गृहव्रज आग लगने के कारण नष्ट हो गई, तो उसने राजगृह नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। इसके अलावा उसने साहित्य एवं कला के विकास में भी योगदान दिया। उसकी न्याय व्यवस्था भी सुव्यवस्थित थी। राज्य का दंड विधान उस समय बहुत कठोर था। दंड में कारावास और अपराधी के हाथ पैर काटना भी शामिल था। जहाँ तक विद्यार्थियों बिंबिसार के धर्म की बात है, तो बिंबिसार की धार्मिक नीति बहुत उदार थी। इस कारण ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध तीनों धर्म उसे अपने अपने मत का अनुयायी बताते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने वेणुक वन में बौद्ध संघ को दान में दिया था और अपने वेद जीवक को बुद्ध की चिकित्सा करने के लिए भी भेजा था। इसलिए बौद्ध अनुयायी उसे बौद्ध धर्म का मानते हैं। वहीं जैनों के धर्म ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र में लिखा है कि बिंबिसार स्वयं महावीर के पास यानी महावीर स्वामी के पास गया था और उनका अनुयायी हो गया। इसी संदर्भ में डॉक्टर राजबली पांडे का मानना है कि बिंबिसार महावीर और बुद्ध दोनों का समकालीन था। वह अपने धार्मिक विश्वास और नीति में उदार था। इसलिए जैन और बौद्ध दोनों ही संप्रदाय वाले उसको अपने धर्म का अनुयायी मानते हैं। बिंबिसार की मृत्यु के बारे में बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने स्वयं भगवान बुद्ध के सामने ये स्वीकार किया था कि उसने अपने पिता की हत्या कराई थी। जैन ग्रंथों से भी ज्ञात होता है कि उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और यहीं पर उसका देहांत हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार ने राज्य किया, यानी उसके शासनकाल की कुल अवधि 52 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे हर्यक वंश के एक अन्य पराक्रमी शासक अजातशत्रु की। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। इसलिए बौद्ध साहित्यों में विद्यार्थियों अजातशत्रु को पितृद्रोही और पितृहंता कहा गया है। यानी आपसे पूछा जाए कि पितृद्रोही और पितृहंता किसे कहा गया है, तो आपका जवाब होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक अन्य नाम कुणिक भी था। अपने पिता के राज्यकाल में वह अंग की राजधानी चंपा में शासक रहा था तथा वहीं उसने शासन व्यवस्था सीखी। अजातशत्रु एक साहसी योद्धा और महत्वाकांक्षी सम्राट था। उसने अपने सफल युद्धों के परिणाम स्वरूप मगध राज्य की शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। डॉक्टर राय चौधरी कहते हैं कि अजातशत्रु ने चाहे जिस तरीके से सिंहासन प्राप्त किया हो, किंतु वे बड़ा ही सशक्त शासक प्रमाणित हुआ। उसका शासन हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल था। अब मैं आपको बताना चाहूँगी अजातशत्रु के द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार के बारे में। अजातशत्रु भी विद्यार्थी अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। राजगद्दी प्राप्त करते ही वह मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्नशील हो गया। सैनिक विजयों के द्वारा अपने पिता की विस्तार नीति को उसने अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया। अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगृह को सुदृढ़ किया तथा गंगा के पार्श्व में पाटलीग्राम नामक एक छोटे से दुर्ग का निर्माण कराया, जो भविष्य में मौर्यों की सुप्रसिद्ध राजधानी पाटलिपुत्र बना।
अब अजातशत्रु के द्वारा की गई विजय कौन कौन सी है, तो सबसे पहले उसकी विजय थी कौशल से संघर्ष करना, कौशल से युद्ध। अजातशत्रु को सबसे पहले जो है कौशल नरेश प्रसन्नजीत से संघर्ष करना पड़ा। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था पूर्व में कि प्रसन्नजीत की जो बहन का विवाह है वो बिंबिसार के साथ हुआ था। इस विवाह में बिंबिसार को काशी का एक गांव भी या एक क्षेत्र भी दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसकी सालाना आय 1 लाख मुद्रा थी। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पहली रानी जो है कौशल देवी, उसके शोक में जो है उसकी मृत्यु हो गई। तब कौशल देवी के भाई प्रसन्नजीत ने काशी का वह भाग जो दहेज में बिंबिसार को दिया गया था उसे वापस लेने के लिए अजातशत्रु के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इस युद्ध में पहले मगध के राजा की जीत हुई और फिर कौशल का राजा विजयी हुआ। अंत में निष्कर्ष ये निकला कि प्रसन्नजीत ने अजातशत्रु से विद्यार्थियों संधि कर ली और अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी का जो गांव वो वापस लेना चाहता था वह उसे वापस लौटा दिया। इस प्रकार अजातशत्रु ने न केवल काशी प्रांत वापस पा लिया, साथ ही नए वैवाहिक संबंध से अपने राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा भी उसने सुरक्षित कर ली। यानी अपने पिता की के पदचिन्हों पर चलते उसने भी वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी शक्ति को मजबूत किया। दूसरा उसका संघर्ष था वैशाली से युद्ध। तो अजातशत्रु के समय की जो दूसरी प्रसिद्ध घटना है वो लिच्छवियों के साथ युद्ध था। लिच्छवी जो है वैशाली के राजा थे। इस युद्ध के कई कारण थे, जिसमें पहला था कि बिंबिसार ने अपने 2 पुत्रों हल और बहल को अपना प्रसिद्ध हाथी सेचनक और 18 लड़ियों का हीरो का हार उपहार स्वरूप दिया था। हल और बहल वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना के पुत्र थे। अजातशत्रु ने राजा बनने पर अपने छोटे भाइयों से इन उपहारों को वापस मांगा, परंतु हल और बहल ने इन्हें वापस करने से मना कर दिया और अपने नाना के यहाँ चले गए। अतः अजातशत्रु ने क्रोधित होकर वैशाली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। दूसरा कारण इस युद्ध का ये माना जाता है, जैसा कि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, कि यह युद्ध हीरों की एक खान लेने के लिए हुआ था, जिस पर दोनों राजा अपना अधिकार चाहते थे। तीसरा कारण ये माना जाता है कि मगध में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी, जबकि वैशाली में गणतंत्री यानी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। गणराज्य साम्राज्यवाद के कट्टर शत्रु थे। इस प्रकार लिच्छवियों का स्वतंत्र गणराज्य अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा में बाधक था, अतः वह उसे हराना जरूरी समझता था। तो ये कुछ कारण थे, पारिवारिक कारण भी है और राजनीतिक कारण भी है, जिसकी वजह से अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध किया। अब युद्ध की घटनाओं के बारे में हम बात करें तो लिच्छवियों ने अजातशत्रु के खिलाफ एक संगठन बनाया, जिसमें काशी कौशल के राजतंत्रीय राज्य और 36 गणराज्य शामिल थे। अतः इस संगठन को हराना आसान काम नहीं था। लिच्छवियों को हराने में कहा जाता है कि उसे लगभग 16 वर्ष लगे। अजातशत्रु ने लगभग 10 वर्ष जो है उसे इसमें लगे। अजातशत्रु ने भेद नीति यानी षड्यंत्र के द्वारा काम लेते हुए अपने एक मंत्री वसक्कर को वहां फूट डालने के लिए भेजा और उसे इस काम में 3 साल लगे। अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक अस्त्रों का प्रयोग भी इस युद्ध में किया और अपनी सेना को सुसंगठित किया। अंततः उसकी जीत हुई और वैशाली को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा एक और कार्य उसके द्वारा किया गया था, वह था अवंती से युद्ध की तैयारी। अजातशत्रु ने जो ये विजय प्राप्त की वैशाली के खिलाफ, तो उससे अवंती का जो राजा था चंड प्रघोत, वह उसका शत्रु बन गया, क्योंकि वह खुद जो है बहुत महत्वाकांक्षी शासक था विद्यार्थियों, और मगध की बढ़ती हुई शक्ति से वह चिंतित हो गया था। उसके आक्रमण की आशंका से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए और राजगृह की किलेबंदी, जो कि राजधानी थी मगध की, किलेबंदी करवा ली। परंतु ऐतिहासिक स्रोतों से ये ज्ञात नहीं होता कि कभी प्रघोत ने मगध पर हमला किया था। यानी दोनों के बीच युद्ध हुआ यानी तैयारियां दोनों तरफ से हुई, लेकिन युद्ध हुआ या नहीं इसकी स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसके अलावा एक और उसका संघर्ष था, विजय थी, वो था मल्ल गणराज्य से युद्ध। अजातशत्रु और वज्जी संघ के बीच जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में कुशीनगर के मल्ल गणराज्य ने अजातशत्रु के विरुद्ध वज्जी संघ की सहायता की थी। इस कारण अजातशत्रु ने मल्ल गणराज्य पर आक्रमण किया था और उसे युद्ध में हरा भी दिया था। इस विजय के परिणाम स्वरूप अजातशत्रु का साम्राज्य हिमालय की तराई तक विस्तृत हो गया था। तो विद्यार्थियों, ये जो है अजातशत्रु के द्वारा की गई विजय थी। इसके बाद हम बात करें कि अजातशत्रु की धार्मिक नीति क्या थी, उसका अपना धर्म क्या था। तो अपने पिता बिंबिसार के समान अजातशत्रु की धार्मिक नीति भी उदार थी और जैन लेखक
कहते हैं कि अजातशत्रु अपनी पत्नी के साथ महावीर स्वामी के दर्शन के लिए वैशाली गया था और वहां उसने जैन शिक्षाओं तथा जैन भिक्षुओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। उसने ये भी कहा था कि सबसे अच्छा उपदेश महावीर स्वामी ने दिया है। वहीं अजातशत्रु के बौद्ध होने के भी कई प्रमाण हमें मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों से ये पता चलता है कि अपने पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु को भारी पश्चाताप हुआ। उसने महात्मा बुद्ध से अपने अपराधों की क्षमा भी मांगी थी। पहली बौद्ध संगीति भी अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह के निकट हुई थी। भरूच में एक चित्र में अजातशत्रु को बुद्ध को प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। उसने बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों का एक भाग लिया था और उसने कई चैत्य भी बनवाए थे जहाँ पर बौद्ध भिक्षु आराधना उपासना करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अजातशत्रु जो है अपनी धार्मिक नीति में उदार था और इसीलिए बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को ही उसने संरक्षण दिया। अजातशत्रु का जो शासन काल है वह बौद्ध ग्रंथों के अनुसार लगभग 32 वर्ष तक उसने शासन किया, 492 ईस्वी से 460 ईसा पूर्व। इसके बाद हम बात करेंगे उदयन की, जो कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था और इसका नाम उदयभद्र भी हमें मिलता है। अपने पिता के शासनकाल में वह भी चंपा का राज्यपाल था। बौद्ध साहित्य ने उदयन को भी अजातशत्रु की भांति पितृहंता कहा है, परंतु जैन ग्रंथ उसे पितृहंता स्वीकार नहीं करते हैं। उदयन के द्वारा की गई जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, यह हासिल जो की गई, उसने कार्य किए गए प्रमुख, तो एक सर्वप्रमुख उसका कार्य था नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना। उदयन के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना मानी जाती है और उसने गंगा व सोन नदी के संगम पर एक नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, क्योंकि उस स्थान का व्यापारिक और सामरिक महत्व बहुत था। नदी किनारे होने की वजह से व्यापारिक दृष्टिकोण से आवागमन में सहायता मिलती थी। अजातशत्रु की विजयों से मगध साम्राज्य उत्तर में हिमालय तक फैल गया था। इस विस्तृत साम्राज्य के लिए पाटलिपुत्र अधिक उपयुक्त राजधानी थी, ऐसा मानना है डॉक्टर राजबली पांडे का। अब हम बात करेंगे उसके विजय अभियान के बारे में। तो उसने अवंती से संघर्ष किया। अवंती से संघर्ष की शुरुआत हमने देखा था अजातशत्रु के काल में हुई थी। अवंती का जो राज्य था, वो पालक जो राजा था वो उदयन का प्रबल शत्रु था। अंग और वैशाली के पतन के बाद और कौशल की पराजय के बाद अवंती राज्य ही मगध का प्रतिद्वंदी रह गया था। परिणामतः दोनों राज्यों के बीच संघर्ष छिड़ गया, परंतु इसका कोई परिणाम उदयन के जीवन काल में नहीं निकल पाया। यह युद्ध उसके बाद शिशुनाग वंश के समय तक चलता रहा। उदयन के धर्म की बात हम करें तो जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार उदयन जैन मतावलंबी था। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के मध्य में एक चैत्य गृह का निर्माण करवाया था। उदयन की मृत्यु जो है, उसने लगभग 16 वर्ष तक शासन किया और 444 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई और उसकी हत्या एक शत्रु राजकुमार ने कर दी थी। अब उदयन के जो उत्तराधिकारी हैं उनकी हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के पश्चात अनिरुद्ध, मुंड और नाग दशक राजा बने। ये तीनों ही अयोग्य थे और पिता की हत्या का शासक बने थे। अतः प्रजा ने असंतुष्ट होकर इस वंश के अंतिम राजा को गद्दी से उतार दिया और उसके स्थान पर उसके मंत्री शिशुनाग को राजा बनाया। तो ये जो है शिशुनाग, अगला जो है वंश शुरू होगा शिशुनाग वंश, जो कि मगध की गद्दी पर बैठा। तो इस प्रकार हम देखते हैं विद्यार्थियों की हर्यक वंश के नेतृत्व में, जिसके प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन थे, उन्होंने मगध का जो है विस्तार किया और मगध के जितने भी प्रतिद्वंदी उस समय थे प्रमुख, उन सबको जो है उन्होंने पराजित करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक वे इसमें सफल भी हुए। और हम ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार से हर्यक वंश ने मगध में एक ऐसी नींव तैयार कर दी जिस पर आगे चलकर नागवंश ने, नंद वंश ने और बाद में मौर्यों ने एक विशाल अट्टालिका का निर्माण किया। धन्यवाद।